हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा रिवीजन जो है वो पूरा करने वाले हैं और जो बाकी के प्रश्न है आपके पेपर स्टाइल के अनुसार और जो बाकी क्वेश्चंस है उसे आज हम पूरा करने वाले हैं। तो पहले मैं ये कह देता हूँ आपको कि हमने ऑलरेडी सविस्तार उत्तर और 2-3 वाक्य में उत्तर इसका रिवीजन हमने कर लिया है। अब बाकी पढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर। अब एक वाक्य की उत्तर की बात करें तो वो तो आपके सविस्तार उत्तर और 2-3 वाक्य के उत्तर में आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास समय है तो इस समय का क्यों ना सदुपयोग किया जाए, और इसीलिए आज हम फिर से एक वाक्य के उत्तर उसका रिवीजन करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको काम आएंगे। पूरा वीडियो देखना और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ग्रामर पार्ट भी डिस्कस करूँगा और इसके अलावा जो हमारा लेखन विभाग है उसे भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो अंत तक वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। पहला है गद्य विभाग। गद्य विभाग के जो एक गुण के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो होगे तो 3 ही, लेकिन वो कौन से होंगे वे मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने टोटल 15 प्रश्न लिए हैं। ये 15 प्रश्न से में ही कोई 3 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप ध्यान रखना और पढ़ने का प्रयत्न भी करना। ओके, आप वीडियो में ध्यान देंगे तो फिर आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो में पूरा ध्यान देना। ओके, तो गद्य विभाग का पहला प्रश्न है कि सड़क के दोनों ओर कौन कौन से वृक्ष थे। ये हमारा जो लेसन है वो कौन से लेसन में से है आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रश्न है वह हमारा लेसन नंबर 9वां है, उसके अंदर से लिया गया है कि सड़क के दोनों ओर कौन कौन से वृक्ष थे। तो इसका उत्तर है कि सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। ओके, पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। ओके, अगला प्रश्न, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है। तो आपको पता है कि गुलमर्ग एक ठंडी जगह है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुलमर्ग का जो वातावरण है वो ऊंचाइयों पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। फिर से बोलता हूँ कि गुलमर्ग ऊंचाइयों पर पहाड़ों से घिरा हुआ एक ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। यह है हमारा छठा पाठ। तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, ताव, खांसी आदि बीमारियां रहती थी। आगे, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण और कोई नहीं बल्कि उस समय जो पुरुष पात्र थे वह लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उसे यही चिंता सताई जा रही थी कि उसका स्वराज्य कोई और ना ले जाए। तो इसका जवाब हम ऐसा लिख सकते हैं कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में से नहीं आ रहा था, यही उसकी चिंता थी। आगे, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। तो आपको पता है कि आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, लूटपाट, रेप, कई आदि सारे जो हमें पढ़ने में अच्छे ना लगे, इस तरीके से समाचार हमें अखबार में पढ़ने को मिलते हैं। आगे, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा यह की थी कि झांसी को फिर से जीत कर उसे फिर से पा लेने की उसने प्रतिज्ञा की थी। झांसी को फिर से पाने की उसने प्रतिज्ञा ली थी। ओके, ये प्रश्न फिर से सामान्य लेखक को कौन कौन सी बीमारी रहती, तो आप लिख सकते हैं। आगे, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण, ये भी फिर से है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुलमर्ग का वातावरण ठंडा, ऊंचाइयों पर घिरा हुआ, ठंडाई से घिरा हुआ और पहाड़ियों से है। आगे, शास्त्रों ने राजा को क्या बताया है। तो शास्त्रों ने राजा को ईश्वर का स्वरूप बताया है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है। आपको पता ही है कि हमारे अंदर
काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि तरीके से विकार भरे हुए है। आगे का प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिज्ञा यही थी कि वह अपनी स्वराज्य किसी को नहीं दूंगी और स्वराज्य किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगी, हरगिज उसको पाकर रहूंगी। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों को क्या उपमा दी थी? अब ये है हमारा 8वां पार्ट फिर से, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है कि लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहें की उपमा दी थी। फिर से बोलता हूँ, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी थी। आगे, मुठिया वसूलने कौन जाता था? तो मुठिया वसूलने प्रियोदा और उसकी टोली जाती थी। कहाँ जाते थे? सन्यासी आश्रम के लिए। अगला, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो आपको पता है कि एलोपैथी थी जो दवाइयाँ थी उसका बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा था और लेखक के लिए इतना सारा खर्चा दवाइयों में ही जाए तो वह अपना घर कैसे चलाते, इसीलिए वह एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय मंत्री कौन बनता है? तो आपको आंसर पता है कि न्याय मंत्री शिशुपाल बनता है और वो भी कसौटी में खरे उतरे जाने के बाद। अब चलते हैं हमारे पद्य विभाग की ओर, कविताएं। उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? प्रश्न में ही जवाब दिया है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही फिर से आता है। गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ महलों में नहीं बल्कि कहाँ रहता है? पहाड़ों की दरारों में रहता है। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। काफ़ी इजी है। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य जन सेवा, दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद करते हैं और इसी तरह से अपने धन का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सत्य, शिव और सौंदर्य की अभ्यर्थना करते हैं। और इसके साथ हम ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आए ऐसी भी अभ्यर्थना करते हैं। आगे, गरुड़ कहाँ रहता है? ये फिर से आया, तो आप लिख सकते हैं कि गरुड़ पहाड़ों की दरार में रहता है। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? परोपकारी मनुष्य दूसरों की सेवा करते हैं। सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? काफ़ी ज़्यादा भक्ति करने के बाद सूरदास का मन श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख पाता है। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखियों का दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि विश्व बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भाईचारे की भावना से जुड़े हुए हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वह रखते हैं। आगे का प्रश्न है कि फनी बंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फनी बंध से कौन छुड़ाते हैं? सिर्फ और सिर्फ फनी बंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। यह है आपका आंसर। अगला प्रश्न, कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? तो कर्ण स्वयं को गरुड़ के समान बताता है। क्यों गरुड़ के समान बताता है? क्योंकि गरुड़ की तरह वह महलों में नहीं रहना चाहता और सिर्फ अपना कार्य करना चाहता है और इसीलिए वह अपने आप को गरुड़ के समान बताता है। सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? तो सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। बालकृष्ण के मुंह पर किसका लेप किया हुआ है? बालकृष्ण के मुंह पर मक्खन का लेप किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, गद्य और पद्य विभाग में टोटल 30 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं एक वाक्य के लिए। 2-3 वाक्यों के लिए मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया है। इसके साथ साथ सविस्तार उत्तर के लिए भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब चलते हैं हमारा
एक व्याकरण विभाग जो है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। फ्रेंड्स, व्याकरण विभाग जो है उसमें पहले आपको पूछा जाएगा समानार्थी शब्द। जो समानार्थी शब्द है वो अब तक जो हमने लेसन्स चलाए हैं उसके बाद के वर्कशीट में मैंने आपको दिए हैं, तो उसमें से ही पूछे जाएंगे। दूसरा है विरोधी शब्द, वो भी उसमें से ही पूछे जाएंगे, लेसन नंबर 1 to 9 एनी ऑफ। और जो आपके लिए कुछ नई बात है, एक्चुअली नई बात तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, वह है शब्द के लिंग पहचानिए। लिंग यानी वह किस जाति के है। ये आपको पता ही है कि 3 जातियां हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और नपुंसकलिंग है। लेकिन हिंदी में नपुंसकलिंग यह शब्द कोई भी नहीं आता है, इसीलिए आपको लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग यह आपको बताना है। अब लिंग परिचय करने के लिए आप कैसे पहचानेंगे दिए गए शब्द को कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है कि अगर आप पूछे जाने वाले शब्द को कोई ऐसा प्रश्न करेंगे कि कहाँ जाता है या कहाँ जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो मंजिल, तो मंजिल जो शब्द दिया है उसको आपको प्रश्न करना होगा कैसा या कैसी से। किससे प्रश्न करना होगा, कैसा या कैसी। तो आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि मंजिल कैसा, ऐसा हम नहीं कह सकते बल्कि मंजिल कैसी। तो इस तरह से यह हो जाएगा आपकी स्त्रीलिंग। ठीक उसी तरह लक्ष्य, तो लक्ष्य कैसा वो हो जाएगा पुल्लिंग। देखो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। ठीक इसी तरह से आपको लिंग पहचानने होंगे, यानी दिए गए शब्द को कैसा या कैसी ऐसा प्रश्न पूछकर आप अपने लिंग का परिचय कर सकते हैं। चलो माजी, माजी कैसा या कैसी, तो कैसा। ओके, ठीक उसी तरह मज़ा, मज़ा कैसी यानी वह पुल्लिंग। मज़ा कैसा और कैसी दोनों भी हो सकते हैं। ओके, मज़ा आया कि नहीं वो भी ऐसा हो सकता है। चलो ठीक उसी तरह लपट स्त्रीलिंग, नुपुर पुल्लिंग, नाविक कैसा पुल्लिंग, चिंता कैसी स्त्रीलिंग, स्वराज कैसा पुल्लिंग, हिमालय कैसा पुल्लिंग, सेनापति कैसे पुल्लिंग, सृष्टि कैसी स्त्रीलिंग, प्रतिज्ञा कैसी स्त्रीलिंग, साथ कैसा पुल्लिंग, परिचय कैसा पुल्लिंग, पत्थर कैसा पुल्लिंग, टिकट कैसी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। और महिमा कैसी स्त्रीलिंग, स्कूल कैसी स्त्रीलिंग, पता कैसा पुल्लिंग, आँख कैसी स्त्रीलिंग। तो आई थिंक कि आपको इसका जो लिंग परिचय का आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपको लिंग पहचानने होंगे और उसके आंसर लिखने होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ नया। हमारा जो लेखन विभाग है उसमें आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा और उसके नीचे 4 प्रश्न दिए जाएंगे। जो परिच्छेद पढ़कर आपको उसके आंसर्स देने होंगे। काफ़ी इजी है और इसमें आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से आपको वह पैराग्राफ मिलेंगे और उसके आपको आंसर्स लिखने होंगे। इंग्लिश में हम उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ओके, गुजराती मीडियम में भी आरसी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो ये जो है परिच्छेद और उसके प्रश्न, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो आपको परिच्छेद पढ़कर उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके आंसर लिखने होंगे। ये 4 मार्क में आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा निबंध लेखन भी है और निबंध लेखन आप निबंध लेखन में जो भी पूछा जाए उसके पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। निबंध आपको अपनी तरीके से लिखना है, लेकिन निबंध की जो लेंथ है वो मैटर करती है। कम से कम आपको 2 पेज जितने निबंध लिखने होंगे। तो आज हमारा जो हिंदी का रिवीजन है वो हम यहाँ पर पूरा करते हैं और आपका पेपर अच्छी तरह से निकल जाए, आप अच्छे मार्क्स उसमें लाए, ऐसी मनोकामना मैं करता हूँ।
चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।